गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। हाइट एंड डिस्टेंस का मैं झील वाला क्वेश्चन करवा रहा था, केवल फिगर बनाया था और समय के अभाव में क्वेश्चन नहीं करवाया था। दोबारा से मैं फिर से क्वेश्चन समझा दूंगा, फिगर बनाऊंगा। दोबारा से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको फिगर बना दूंगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा हर एक बच्चा, जिम्मेदारी से। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आप करते हैं कंजूसी, लगता है कुछ खर्च हो जाएगा आपका। आइए 20th नंबर का क्वेश्चन है, 20वां। ध्यान दीजिएगा। एक झील से a मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। बादल की ऊंचाई क्या होगी? फिगर यहां बना रहा हूं, देखिए। ये झील हो गया, ये झील का पानी, ये झील की सतह है। देखिएगा ध्यान से, इससे कितना ऊपर? a मीटर ऊपर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कट रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन मत हटाइएगा, फिगर नीचे कर दे रहा हूं। देखिए, झील की सतह हो गई, झील का पानी, झील की सतह से कितना ऊपर? a मीटर ऊपर। ये हाइट a है। यहां से किसी बादल का उन्नयन कोण आपने क्या देखा है? अल्फा देखा है। तो सामने पहले देखना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर देखेंगे तो ये कोण बनेगा अल्फा। इतना फिगर हो गया। पहले हर एक बच्चा देखे ध्यान से, ये फिगर हो गया। देखिए, क्लियर आना चाहिए। बहुत ज्यादा आप ब्राइटनेस के चक्कर में क्लियरिटी गायब कर देते हैं। ठीक है, एक झील है, झील की सतह से a मीटर ऊपर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण क्या है? अल्फा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, एक बादल का उन्नयन कोण क्या है? अल्फा है। हर एक बच्चा देखे, पहले सामने देखेंगे और फिर इसके ऊपर देखेंगे। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। तो उसके बाद बोला है प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। तो इसी बिंदु से प्रतिबिंब जो भी बन रहा हो उसका अवनमन कोण बीटा दिखाई देगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस बादल की झील की सतह से जो ऊंचाई है, मान लिया हमने h है। क्या मान लिया? कैपिटल H है। ध्यान से देखिए, ये ऊंचाई हो गई। झील की सतह से बादल की ऊंचाई कैपिटल H हो गई। अब इस बादल का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? झील जो है ये समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि झील का जो पानी दिखेगा पूरा आर पार दिख जाएगा आपको। डार्कनेस होती है, मतलब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि झील का तल देख लेंगे। तो ये एक समतल दर्पण की तरह बन जाएगा और यहीं पर होगा परावर्तन। इस बादल का यहीं पर होगा परावर्तन और अब परावर्तन के बाद बनेगा प्रतिबिंब। तो आप फिजिक्स पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा, या फिजिक्स नहीं भी पढ़े हैं तो आप जीएस के साइंस वाले सेक्शन को पढ़े होंगे, लूसेंट में भी। जितनी दूरी पर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जैसे ये कैमरा समतल दर्पण हो गया, मैं इसके सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो इस कैमरे के अंदर 2 मीटर की दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये पूछा जाए मेरे से मेरे प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो क्या आंसर देंगे? 4 मीटर आंसर देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर देंगे? 4 मीटर आंसर देंगे। ये जैसे आपका 4 मीटर की दूरी पर है, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहेंगे सर अब कहां आप 4 मीटर अंदर प्रतिबिंब बनेगा? बनता है इस दर्पण के अंदर 4 मीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बना हुआ बोला जाएगा। समझिएगा, जो फिजिक्स पढ़े वो जानते हैं ये चीज। तो 8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जितनी दूरी पर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं उतना ही दूरी पर, समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका झील का सरफेस है ये समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो कितनी ऊंचाई पर यह है, कितनी दूरी पर यह झील की सतह से है? h दूरी पर है। तो यही इतना ही अंदर, h दूरी अंदर ही इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। समझिएगा ध्यान से।
इस दर्पण से जितना ऊपर बादल है उतना ही अंदर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यही नियम है। समतल दर्पण के सामने आप 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब आपसे कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिएगा। तो यहां से इसकी ऊंचाई आपकी h है, तो यहां से इसकी गहराई क्या होगी, यहां तक की, वो भी क्या होगी, h होगी। सतह से ये भी h मीटर ऊपर बोल देंगे और सतह से ये भी h मीटर क्या होगा, नीचे होगा। ये बोलना पड़ेगा आपको, यही कॉन्सेप्ट है इसका। और इस बिंदु से देखेंगे तो इसका अवनमन कोण क्या दिखेगा, बीटा। ये पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। यहां पर ये 90 डिग्री है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, क्योंकि यहां से एक अल्फा के लिए समकोण त्रिभुज बन जा रहा है और यहां से बीटा के लिए एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। हर एक बच्चा देखेगा, अल्फा के लिए एक समकोण त्रिभुज बन गया और बीटा के लिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल यहां दिखाई दे रहे हैं, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। ध्यान रखिएगा। तो ये जो कॉमन इसका एक साइड है, इसको हम डी मान लेंगे। और ये देखिएगा, ये ऊंचाई a है तो यहां से ये भी a हो जाएगा, तो इतनी दूरी क्या होगी, h माइनस a होगी। और यहां से ये दूरी क्या होगी, h प्लस a होगी। बीटा के सामने जो लंब है वो h प्लस a है, अल्फा के सामने जो लंब है परपेंडिकुलर है वो h माइनस a है। समझिएगा, ये फिगर है आपका। समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा क्या, तीसरी बार फिगर बन रहा है। कल भी लास्ट टाइम में फिगर बनाया था। झील की सतह से a मीटर की ऊंचाई पर आप खड़े हो जाइए, वहां से एक बादल का उन्नयन कोण आप अल्फा देख रहे हैं और बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण आप बीटा देख रहे हैं। तो मांगा क्या गया है, झील की सतह से बादल की ऊंचाई, ये मांगा गया है। तो बना लेते हैं झील। झील बन गया, झील का पानी। फिगर कैसे है, ये a मीटर की ऊंचाई हो गई। यहां से एक बादल का आप उन्नयन कोण क्या देख रहे हैं, पहले सामने देखना ही पड़ेगा। यहां से उन्नयन कोण क्या देख रहे हैं, अल्फा देख रहे हैं। ये इतना फिगर हो गया। इस बादल की झील की सतह से ऊंचाई क्या है, मान लिया कैपिटल H है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल H है। इसका परावर्तन होगा, झील के अंदर इसका प्रतिबिंब बनेगा और कितना नीचे बनेगा, h मीटर ही नीचे बनेगा। और इस प्रतिबिंब का अवनमन कोण क्या दिखाई दे रहा है, बीटा दिखाई दे रहा है। समझिएगा इस चीज को, ये फिगर है, ये क्लाउड है आपका इसका इमेज है क्लाउड का। झील की सतह से जितना ऊंचाई पर ये क्लाउड होगा उतना ही अंदर आपका क्या बनेगा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहां पर ये 90 डिग्री ले रहे हैं हम, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि निश्चित रूप से ये तो हाइट वर्टिकल ही होगी और ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्षैतिज रेखा इस पे क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। समझिएगा। तो अल्फा के लिए जो लंब की वैल्यू है वो कितनी है, h तो नहीं है, h तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस a है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा h माइनस a माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, h माइनस a। हर एक बच्चा ध्यान दे। और ये बीटा है, ये क्या हो जाएगा, h प्लस a। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये h माइनस a हो गया और ये क्या हो जाएगा, h प्लस a हो जाएगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ ध्यान दे। बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है h प्लस a हो जाएगा, अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो h माइनस a हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, h माइनस a हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब उठाएंगे एक बार tan अल्फा। tan अल्फा बराबर, देखिए इसको d बोलना पड़ेगा क्योंकि कॉमन साइड है, इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हम d से ही इसको इक्वेट करके h निकालेंगे। बेसिक में ऐसा ही होता है, जो चीज कॉमन है उसको वहां लिख लीजिए, इसी से इक्वेट कर लीजिएगा। देखिए tan अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस a अपॉन डी। तो d बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल H माइनस a बाई tan अल्फा। समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद आइए tan बीटा बेटा उठा लेंगे, तो tan बीटा बराबर आएगा H प्लस a अपॉन डी। हर एक बच्चा देखे, तो d बराबर क्या आ जाएगा, H प्लस a अपॉन tan बीटा। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, d बराबर हो गया h माइनस a बाई tan अल्फा और d बराबर हो गया h प्लस a अपॉन tan बीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। यह आ जाएगा कैपिटल H माइनस a
अपॉन में tan अल्फा बराबर कैपिटल H प्लस ए अपॉन में tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल H tan बीटा माइनस ए tan बीटा बराबर H tan अल्फा प्लस ए tan अल्फा हो जाएगा। सुनिए, ट्रांसफर करके H निकालेंगे, H बराबर आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये H की वैल्यू है एक, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये H की एक वैल्यू है, ए tan अल्फा ये H की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ए ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये है, ध्यान रखिएगा। H बराबर निकल के आ रहा है ए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, लेकिन दिए गए किसी ऑप्शन में भी ये दिया नहीं गया है, इसलिए निश्चित रूप से आप इसको आगे ब्रेक करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन साइन कॉस में दिए गए हैं। इसको आगे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आइए ब्रेक करते हैं, इसके लिए फिगर मिटाना पड़ेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, फिगर मिटाना पड़ेगा। हो गया, चलिए अब इसके बाद इसको ब्रेक करते हैं। आइए देखिए, H बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फा, कट तो नहीं रहा है, प्लस सॉरी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा होल अपॉन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। H बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका ए ब्रैकेट में साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा होल अपॉन यह आएगा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। देखिए, एक आउट ऑफ सिलेबस आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा, आगे मैं हाइट एंड डिस्टेंस के बाद वही सारी चीजें पढ़ाऊंगा। एक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और एक साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। देखिए, साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हर एक बच्चा देखेगा, ये बनेगा साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक और फॉर्मूले पे आ जाइए, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हर एक बच्चा देखे, साइन ए प्लस बी का मान आपको याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और साइन ए माइनस बी में बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। इन्हीं दोनों फॉर्मेट पे ये आएगा। देखिए, यहां साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का प्रारूप तैयार हो रहा, नीचे नीचे साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी का प्रावधान तैयार हो रहा है। आप कहेंगे सर यहां ए की वैल्यू अल्फा है और यहां ए की वैल्यू बीटा है। हाँ है ऐसा, फॉर्मूले का क्रम हम तोड़ नहीं सकते ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाले का अल्फा आपका ए है तो नीचे वाले का अल्फा भी ए होना चाहिए, नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग है। मान लिया ये एक्स है ये वाई है, तो आप साइन एक्स माइनस वाई का भी प्रारूप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर ये ऊपर वाले को लिखा जा सकता है ए साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस अल्फा। देखिए, साइन ए कॉस बी, पैटर्न देखिएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हुआ ना बीटा बराबर ए और अल्फा बराबर बी।
हम फॉर्मूले के क्रम को ध्यान रखेंगे। हर एक बच्चा देखे तो ये ऊंचाई का हमेशा के लिए शॉर्टकट तैयार हो गया। आपको लग रहा होगा अरे बाप रे इतना बड़ा आपका सॉल्यूशन, तो बेसिक से इतना बड़ा ही जाना पड़ेगा। अब कभी जब आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट रट लीजिए, यही आपका नैया पार कराएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी से आप फटाफट आंसर दे पाएंगे। याद कर लीजिएगा, जो बादल की ऊंचाई होगी h बराबर होगा, वो होगा a साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। हर एक बच्चा इसको याद कर ले, हमेशा इसी फॉर्मूले का प्रयोग होगा। पूरा बेसिक की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? फिगर क्लियर हो गया होगा। tan तक कैसे वैल्यू निकाले हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद ये इसको ब्रेक कर लिया आपने किसमें? साइन और कॉस में। क्या है नितिन शुक्ला का क्वेश्चन? tan साइन कैसे हो जाता है? होता है बेटा, देखिए हमारा ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। साइन और कॉस में आपका रिजल्ट दिया गया है, तो निश्चित रूप से tan को आपको ब्रेक करना पड़ेगा किसमें? साइन कॉस में। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। और चूंकि सुनिए, स्टार्टिंग से आप चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए किसी को अगर कोई चीज कम आ रही है तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रूव दैट मॉडल के जितने सवाल थे उसको अगर आपने लगा लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी। और अगर किसी को प्रूव दैट वाले में कॉमन सेंस उसका काम नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। समझिए मेरी बात। चलिए अब इसके बाद इसको बंद कर दीजिए, ऐसी चल ही नहीं, फैन ही चला लें। हो गया। अब आ जाइए, ये भी हो सकता है, 24 घंटे तो चलती है ऐसी। देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल है आपका, किसी झील से 250 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 15 डिग्री है एवं झील में इसके परावर्तन का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई। वही है क्वेश्चन, सेम टू सेम। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 2500 मीटर की ऊंचाई। हर एक बच्चा देखे, झील की सतह है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद बोला गया है किसी झील से 250 मीटर की ऊंचाई है, 250 मीटर की ऊंचाई, सॉरी 250 नहीं, 2500 मीटर की ऊंचाई हो गई। ऊंचाई पर स्थित बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण क्या देखा गया? बता दीजिए कितना देखा गया? 15 डिग्री देखा गया। अल्फा की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। झील की सतह से बादल की ऊंचाई है h पूछा गया है। इसके परावर्तन का जो अवनमन कोण देखा गया वो 45 डिग्री है। यहां से परावर्तन का अवनमन कोण क्या दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री, यानी कि बीटा क्या हो गया? 45। ये भी h गहराई पे ही होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। हो गया बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। क्लियर हो गया? अब सिस्टम सारा क्लियर है। h बराबर क्या होता है? a साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या? साइन बीटा माइनस अल्फा। ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो h बराबर हो जाएगा a की वैल्यू, ये a है ना 2500, ये हो गया आपका 2500 गुणे साइन 15 प्लस 45 और बटा में साइन 45 माइनस 15, तो 2500 गुणे ये कितना हो गया बताइएगा? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी? √3/2। और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/2। सही है बच्चों? कितना? ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? बादल का झील की सतह से जो ऊंचाई है वो है 2500√3 मीटर। सही है? ये आप ऐसे डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे।
ये एकदम सेट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रखा जाता है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये सेट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये रखा जाता है, सभी लोग ध्यान देंगे। सही है, हो गया। अब आइए अगला, वो भी एक अच्छा सवाल है, मिटा रहा हूं मैं। बेसिक एक बार क्लियर होना उसका भी जरूरी है, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक गोल गुब्बारा है जिसका अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस, अर्धव्यास r है, किसी दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है। यदि गुब्बारे के केंद्र पर उन्नयन कोण थीटा है तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या होगी। पूरा स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा हुआ है, लिखना चाहिए धरातल से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या होगी, साफ साफ लिखना चाहिए। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, यह गुब्बारा है, गोल गुब्बारा, ठीक। एक दर्शक की आंख पर, ये दर्शक है, उसकी आंख है, कितना कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण, बेटा अल्फा कोण बना रहा है। ये है फिगर पहले लाइन का। पहले लाइन में जो बोला है, एक गोल गुब्बारा है जिसका अर्धव्यास यानी कि इसकी त्रिज्या क्या है, r है, एक दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बना रहा है, यानी कि अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, यानी कि दर्शक की आंख से एक रेखा इसके टॉप पे जाएगी और इसके बॉटम पे जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, फिगर एकदम क्लियर रहे, आपको फिगर में डाउट नहीं होना चाहिए। यह हो गया आपका गुब्बारे द्वारा दर्शक की आंख पर अंतरित कोण, समझिए इस चीज को, गुब्बारे द्वारा दर्शक की आंख पर अंतरित कोण। फिर उसके बाद बोला है कि दर्शक गुब्बारे के केंद्र पर थीटा उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण कौन बनाएगा बेटा, दर्शक ही तो बनाएगा। दर्शक गुब्बारे के केंद्र पर थीटा उन्नयन कोण बना रहा है, ये इसका केंद्र लिखा नहीं है स्पष्ट, लेकिन कौन बनाएगा उन्नयन कोण, दर्शक ही बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, दर्शक की आंख से पहले ये सामने देखा जा रहा है, ये सामने देखा जा रहा है, हर एक बच्चा समझेगा, ये सामने देखा जा रहा है। और फिर कहां देखेंगे, इसके सेंटर पे देखेंगे। कहां देखेंगे बेटा, इसके सेंटर पे देखेंगे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो ये कितना कोण बना है, थीटा बना है। कितना कोण बना है, थीटा बना है। अब देखिएगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपका दिया गया है, r बराबर कितना, ये r ही है। ये आपसे हाइट पूछी गई है h, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे h पूछा गया, इतना आपका क्वेश्चन है, जिम्मेदारी दिखाइएगा, ठीक। यहां पर बिना ज्योमेट्री के टेंजेंट वाली, सर्कल पे टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज की है, आप कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। दोबारा एक बार फिगर फिर बनाऊं, ध्यान दीजिएगा। एक गोल गुब्बारा है जिसका अर्धव्यास r है, एक गोल गुब्बारा है, इसका अर्धव्यास r है, किसी दर्शक की आंख पर, किसी दर्शक की आंख पर थीटा कोण बना रहा है। आ गया समझ में, ये गुब्बारा ऊपर है, दर्शक को नीचे कर लिया, यहां दर्शक की क्या हो गई, आंख हो गई, सॉरी अल्फा कोण बना रहा है, थीटा नहीं अल्फा कोण बना रहा है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा गया है गुब्बारे के केंद्र पर उन्नयन कोण थीटा है। तो ये कहां से बनेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये दर्शक ही अपनी आंख से इसके सेंटर पे देखेगा, ये सेंटर है, सेंटर पे देखेगा और बनाएगा उन्नयन कोण थीटा। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए पहले ये सामने देखेगा, उन्नयन कोण बनाने के लिए पहले क्या करेगा, सामने देखेगा, हर एक बच्चा समझो इस चीज को, और फिर नजरें उठाकर इस सेंटर को देखेगा। ये बेटा क्या बन गया, कोण थीटा, ये कोण हो गया थीटा। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई पूछी गई, यानी कि बेटा ये पूछा गया है h, सीधे वर्टिकल हाइट ले लेंगे, ये सीधे लंब डाल देंगे, यही क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी h, यही चीज पूछी गई है, समझिएगा। हमने क्या किया है, यहां से सेंटर लेकर ये रेडियस यहां मिला दिया और इसको बोला 90 डिग्री। यही बात आपको समझनी है, यहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत है इसमें। देखिए ये कोई सर्कल है, ये कोई एक स्पर्श रेखा है, ये कोई एक स्पर्श रेखा है, याद रखिएगा।
वाह बिंदु से दो टेंजेंट, इंग्लिश में स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं। ये वृत्त है, वृत्त पर दो टेंजेंट आपके ये खींचे गए हैं, ध्यान रखिएगा। वृत्त पर दो टेंजेंट ये खींचे गए हैं, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। एक बात नोटिस करिएगा, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। और ये अगर सेंटर है तो सेंटर से अगर इसके टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे तो ये रेडियस कहलाएगा, और रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान रखिएगा। ये त्रिज्या जो है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाई जाएगी तो ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। आ रहा है समझ में? इधर से अगर इसको मिला दें तो ये भी त्रिज्या जो है इस पर क्या होगी, लंब होगी। ये भी त्रिज्या क्या होगी, इस पर लंब होगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। क्यों होती है वो हम बताएंगे ज्योमेट्री पढ़ाते समय। आपको यहां रट लेना है इसको कि अगर सेंटर से आप स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90। इसलिए देखिए इस गुब्बारे को, ये गुब्बारा गोल है तो कोई भी 3D फिगर है उससे 2D अनगिनत काट सकते हैं, असंख्य 2D फिगर निकल सकता है। तो इस गोल गुब्बारे को हमने एक यहां तक सर्कल मान लिया। भाई कोई भी गोल चीज है तो उससे अनगिनत वृत्त निकाल सकते हैं कि नहीं। कोई त्रिभुज है, सॉरी जैसे मान लिया कोई भी आपका जैसे प्रिज्म है, अनगिनत त्रिभुज निकालना चाहे निकाल सकते। कोई भी 3D फिगर है उससे अनगिनत 2D फिगर निकाला जा सकता है, समझिएगा। तो आपका ये गुब्बारा था, इसको यहां तक हम सर्कल कंसिडर कर लेंगे। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों जो दृष्टि रेखाएं हैं, लाइन ऑफ साइट, ये दोनों क्या होंगी, टेंजेंट टू द सर्कल होंगी। टेंजेंट टू द सर्कल होंगी कि नहीं, बता दीजिएगा। निश्चित रूप से होंगी। तो ये दो टेंजेंट का काम करेंगी इस सर्कल के लिए, समझिए इस चीज को। और जब सेंटर से, मान लिया ये गुब्बारे का सेंटर मतलब सर्कल का भी सेंटर हो गया, सेंटर से अगर इसको मिला दें जहां पर स्पर्श रेखाएं टच कर रही है इस गुब्बारे को, इट मीन सर्कल को, तो यहां पर क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसीलिए यहां 90 बना है, इसीलिए यहां 90 बना है। इस बात को नोटिस करिएगा। उसके बाद एक आखिरी बात ज्योमेट्री की, अगर सेंटर से हम इसके वाह बिंदु को मिला दें जहां से ये दोनों रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं चली थी, तो ध्यान रखिएगा ये जो रेखा है यहां के भी कोण को दो बराबर भाग में बांटेगी और यहां के भी कोण को दो बराबर भाग में बांटेगी। अगर ये कोण अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। समझिए इस चीज को, ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2 हो गया। क्लियर है? अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। समझिए इस चीज को। तो ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, कई लोगों को ये पता होगा। तो बेटा ये जो रेखा है ये वही तो है, सेंटर से खींची गई रेखा और वाह बिंदु पर जाकर मिलाई जा रही है। तो ये जो कोण पूरा अल्फा है ये अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 में बटेगा। ये अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2 में बटेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2 में बटेगा। है किसी को परेशानी? क्लियर है कि नहीं? साफ साफ देख लीजिएगा, ये पूरा है अल्फा, ये अल्फा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा नहीं कर पाएंगे। अब बोलिए, अगर कमेंट में डालिए अगर ये अल्फा बाई 2 नहीं समझ में आए तो दोबारा समझा दूं, यहां 90 नहीं समझ में आए तो फिर से समझा दूं। ये दोनों आपकी टेंजेंट वाली, टेंजेंट टू अ सर्कल वाली प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। अब बेटा देखिए नाम रखेंगे हम इसका, ये नाम रख लेते हैं ए, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी। कितने राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे हैं काम लायक? 2। एक है एडीसी और एक है एबीसी। आ गया समझ में? ये भी यहां राइट एंगल है, ये भी यहां राइट एंगल है। समझ में आ रहा है? अब हम यहां उठाएंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, ये चीज इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम चाहें तो एक बार तो अल्फा बाई 2 उठाएंगे ही, तो अगर मैं उठा लूं यहां पर साइन अल्फा बाई 2, ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा बाई 2, तो ये क्या आएगा, लंब बटा में कर्ण, आर बटा में क्या, आर बटा में एसी आएगा। तो एसी बराबर क्या आ गया, एसी बराबर आ गया आर बटा में साइन अल्फा बाई 2, तो लिख सकते हैं इसको आर कॉसेक अल्फा बाई 2। समझिए क्यों ऐसा किया है बेटा मैंने, हमको चाहिए एच की वैल्यू। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का नाम भी लिख लेता हूं, ट्रायंगल ए डी सी में, एडीसी में ऐसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, डी है, तो यहां क्या होगा, ये कर्ण होगा और कर्ण की वैल्यू आ जाएगी आर के पद में। ऐसा इसलिए किया है मैंने
क्योंकि हमको h की वैल्यू किस में चाहिए, r के पद में। h रिलेट नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट r से, तो हम क्या करेंगे, हम पहले AC निकालेंगे। और मैं देख रहा हूं यहां पर कि दोनों ट्रायंगल के जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के जो कर्ण है बेटा वो क्या है, कॉमन है। दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रायंगल के जो कर्ण है वो क्या है, कॉमन है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दोनों ट्रायंगल के कर्ण कॉमन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने AC निकाल लिया ट्रायंगल ADC से। अब आ जाइए इसके बाद लिखिए ट्रायंगल ABC में। यहां क्या उठा लें, यहां भी वही उठाना पड़ेगा, साइन थीटा, ये पूरा थीटा है, तो यह आएगा h बाई AC। आ रहा है कि नहीं, h बाई AC। तो h बराबर क्या आ जाएगा, AC साइन थीटा। तो h बराबर हो गया, AC की वैल्यू बोलिए यहां से, r कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन थीटा। ये बेटा आंसर है, h बराबर r कॉसेक अल्फा बाई 2 और इंटू साइन थीटा। हर एक बच्चा ध्यान दे, टीयर 2 वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, नहीं चल पाया टीयर 2, लेकिन टीयर 2 वाले बच्चे भी इस क्लास को करें, पूरा एक बार में रिवीजन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। h की वैल्यू मतलब केंद्र की ऊंचाई कहां से लेनी पड़ेगी, भूमि से ही लेनी पड़ेगी, आधार से ही लेनी पड़ेगी, यही h निकाला है आपने। h बराबर आया है r कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन थीटा। हर एक बच्चा याद रखेगा, तो कभी भी इस क्वेश्चन के लिए पूरा डिटेल नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट याद रहे, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कई बार आ चुका है तो अब नहीं आएगा, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। अल्फा थीटा बदल देगा, कुछ और कर देगा, गामा बीटा कर देगा, फॉर्मेट तो लेकिन एक ही रहेगा, तो समझिएगा इन चीजों को आप लोग। चलिए सही है। अब देखिए 23 नंबर का सवाल है, इसी पैटर्न पे है, सेम करने जा रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए देखिएगा ध्यान से। हवा में उड़ते एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10 मीटर है। यदि समतल के किसी बिंदु से, देखिए ये भाषा एकदम सही लिखा है, समतल के किसी बिंदु से गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा गुब्बारा उस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो समतल से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, गुब्बारा उस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब वही चीज हो गई ये देखिए, ये अल्फा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक, ये बिंदु हो गया, और यहां से इसके केंद्र का जो उन्नयन कोण क्या है, वो थीटा है, और थीटा कितना है, 45 डिग्री। इसकी ऊंचाई पूछा गया h, और ये त्रिज्या r क्या है बेटा, r दिया है 10 मीटर। यही है क्वेश्चन, यही है सारा फिगर, फिर से हमने वही बना दिया, समझ लीजिए। गुब्बारा उस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब क्या, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, समझना पड़ेगा इन चीजों को। तो इस बिंदु से दो रेखाएं जाएंगी, एक टॉप पे एक बॉटम पे, इस तरीके से ये दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी, वही पूरा फॉर्मेट है। क्या पूरा बेसिक लगाएंगे फिर से, हम मूर्ख थोड़ी ही हैं हम लोग। इस चीज को, ये एक ऐसा सेट पैटर्न का क्वेश्चन है कि इसका हमें फॉर्मूला ही याद कर लेना है। तो हम जानते हैं h बराबर क्या होता है बेटा, बताइए, r कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन थीटा। बेटा बस यही है, r की वैल्यू है 10 और कॉसेक ये हो जाएगा 60 बाई 2 साइन थीटा यानी कि साइन 45। बताइए 10 गुणे कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है ना, और साइन 45 का मान 1 बाई रूट 2। बेटा ये कट गया, रूट 2 आ गया, आंसर कितना, 10 रूट 2 मीटर। ये आपका आंसर है। किसी को परेशानी है तो बताइए। हो गया। चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके हुए हैं। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 24 पे, 24 पे आइए। एक व्यक्ति किसी बिंदु पर 600 मीटर ऊंची पहाड़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है।
10 मिनट तक पहाड़ी की ओर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। व्यक्ति की चाल मीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ध्यान से देखिए, ये है आपका 600 मीटर ऊंची पहाड़ी, इसका उन्नयन कोण कितना पा रहा है? ये 30 डिग्री पा रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, 10 मिनट पहाड़ी की ओर चलने पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। पूछा गया व्यक्ति की चाल मीटर प्रति घंटे में पूछा, याद रखिएगा। ऐसा सवाल आपने पीछे भी किया हुआ है, सीधा सीधा प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। ये दूरी बेटा अगर 10 मिनट में तय हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये दूरी 5 मिनट में तय होगी? श्योर है? तय होगी कि नहीं? यही पहाड़ी है, होगी। अब देखिए 60 के सामने 600 मीटर, तो पक्का ये 600 बटा √3 यानी कि कितना होगा? 200 √3 मीटर। ये दूरी होगी, होगी कि नहीं? ये दूरी समझ में आ रहा है? आप कंफर्म हो लीजिए कि 5 मिनट में 200 √3 मीटर की दूरी तय की जाएगी। अब चाल चाहिए, तो चाल बराबर सबको पता है क्या होता है? दूरी बटा में समय, यही होता है। तो दूरी हो गई आपकी 200 √3 मीटर की है दूरी है, और बटा में 5 मिनट नहीं रख सकते, 5 बटा क्या रखेंगे? 60। ये घंटे में होगा, याद रखिएगा। हमें जो चाल बतानी है वो मीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो दूरी को तो हम मीटर में रखेंगे, लेकिन समय को हम घंटे में बदल लेंगे। तो 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो ये फिगर आएगा आपका। कैलकुलेट होगा बेटा तो कितना आएगा? 2400 √3 मीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 24 था आपका। हो गया ना? कर लिया सबने? बहुत आसान सवाल था। देखा बच्चों, अगर आपने 30, 60, 45 पे अगर ट्रायंगल मेंटेन करना ओरली सीख लिया तो समय आपका बचता है। बेसिक करने से आप बच जाते हैं, तो बेसिक लगाने में सोचिए कितना समय लगेगा। अब आ जाइए 25 पे। एक भवन, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ये जरूरी है। इतना नहीं करेंगे बच्चों कैसे काम चलेगा? देखिए कितने लोग हैं। पहले एक ही बात मैं डेली डेली कहता हूं, आप लोग सुनते नहीं हो। बहुत कम लोग हैं। इतनी बेहतरीन चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग लाइव हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आकाश त्रिपाठी क्या बोल रहे हैं? मेरी आईडी लीवोलन में ऐड नहीं हुई। आकाश त्रिपाठी क्यों नहीं? मैंने वसीम सर को कई बार बोला। आप हमें अभी बोलिए, मैसेज करिए आकाश, क्या हुई है मैं देखता हूँ। ठीक है आकाश, हमें करिए मैसेज। और बच्चों का इलाहाबादी भोकाल सब बच्चे हैं। शनि कुमार, पारितोष मिश्रा सर, गुब्बारे की 2 सतह को देखेगा क्या? नहीं देखिए बेटा, गुब्बारे की 2 सतह वाली किसी बच्चे ने कहा है। अगर सामने से देखेगा तो देखिए ये गुब्बारा पूरा हो गया, तो रेखा अगर गुजारेंगे तो इसी को तो टच करेगा, ऐसे ही, ऐसे ही तो टच होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 3D है गुब्बारा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, सर्कल कंसीडर हो जाएगा। हाँ आ जाइए 25। जैसे ही फिगर आपको बनता हुआ दिखेगा आंसर आ जाएगा। आइए चलिए देखिए। एक भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण 45 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं। देखिए एक भवन हो गया, भवन के ऊपर लग गया ये झंडा, तो बोला गया है झंडे के शीर्ष एवं तल, ये शीर्ष हो गया झंडे का और ये तल हो गया झंडे का, 45 मीटर की क्षैतिज दूरी पर स्थित एक बिंदु पर कितना कितना कोण बनाते हैं? ये बना रहा है 45 डिग्री का, और ये बेटा बना रहा है कितना 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ये फिगर है। ये भवन हो गया, सबको दिखाई दे रहा है, ये भवन होगा और ये झंडा होगा। अब आपसे पूछा गया झंडे की ऊंचाई, कोई समस्या नहीं है झंडे की ऊंचाई निकालने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरी दूरी कितनी है? 45 मीटर है। श्योर है? ये भवन वर्टिकल ही होगा, 90 डिग्री पे बनेगा ही है।
इसके ऊपर झंडा लगा है, ये भी एकदम वर्टिकल लगेगा। तो झंडे के शीर्ष और इसके पाद से, सतह से मतलब इसके आधार से 45 मीटर दूर सतह पर एक बिंदु है। उस बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं या जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो क्या है 45, और सतह से बन रहा है मतलब इसके आधार से, झंडे के आधार से बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। दो एंगल बन रहा है। फिगर क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, साफ बोला गया। एक भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः, शीर्ष और तल क्रमशः 45 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण 45 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं। झंडे की ऊंचाई पूछी गई है, ये h, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बेटा क्या है, ये 45 है, आधार 45 मतलब जितना आधार होगा उतना ही क्या होगा, लंब होगा। ये भी पूरा क्या हो जाएगा 45। श्योर है बेटा? अगर ये x होता है तो ये भी पूरा x होगा अगर 45 डिग्री का कोण है, और ये x√2 होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये 45, तो ये पूरा 45 ओरल हो जाएगा। 30 का आधार 45 है, यानी कि ये x√3 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 45/√3, यानी कि कितना आएगा 15√3 आएगा। ये लेंथ आ गई आपकी 15√3 और ये पूरी हो गई 45। तो अगर आपको h बराबर निकालना है, यही झंडे की ऊंचाई है h, तो क्या होगा, पूरे 45 में से ये 15√3 माइनस कर दीजिए, तो 45 माइनस क्या हो जाएगा 15√3। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 45 में से 15√3 आप माइनस कर देंगे। हर एक बच्चा देखे कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 15 कॉमन ले लीजिए। या आंसर देख लूं मैं किस तरीके से, 15√3 भी कॉमन ले सकते हैं हम चाहें तो, मैं देख लेता हूं। हाँ 15√3 कॉमन ले लीजिए, जैसा होगा वैसा ही काम करते हैं। ये कितना हो जाएगा √3 और ये -1 आ जाएगा बेटा, ये मीटर में। ये झंडे की ऊंचाई 15√3 ब्रैकेट में √3 - 1, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, सही है। अब आ जाइएगा अगले सवाल पे, 26 लगाइए, 26 नंबर का सवाल। एक मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिएगा, फिगर दो तरीके से बन सकता है। ये मीनार हो गया और मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार हो गया, A और B दूरी पर दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। उन्नयन कोण परस्पर पूरक है बेटा, मतलब ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 90 - अल्फा। समझ में आया? ये दो बिंदु हो गए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। ये एक फिगर हो गया आपका, ये एक मीनार हो गई। मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं पर शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, शीर्ष का, मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो परस्पर क्या है, पूरक है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो एक कोण उसमें अगर अल्फा है उन्नयन कोण, तो दूसरा क्या होगा 90 - अल्फा होगा। या इसका फिगर और कैसे बन सकता है, मीनार ये आपका हो गया, इससे कितनी दूरी पर एक बिंदु है A दूरी पर एक बिंदु है, यहां से उन्नयन कोण ले लीजिए, और इसी के आधार से कितनी दूरी पर B दूरी पर, तो ये पूरी दूरी क्या ले लीजिए B। यहां से ये दूरी B मत लीजिए, आधार से पूरी दूरी B लेनी है ना, तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी B ले लीजिए। आधार से ही दोनों तरफ भी कर सकते हैं, इस तरह से भी फिगर बन सकता है, सेम आंसर आएगा। या इस तरह कर लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। आधार से हमने दूरी तो लिया है ना, आधार से दूरी A लिया है और इस बिंदु की दूरी आधार से क्या ली गई है, B ली गई है। तो ये दोनों फिगर बनाए जा सकते हैं। अगर बेटा ये अल्फा हो गया तो ये क्या होगा 90 - अल्फा होगा। सहमत हैं? अब क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई क्या है h है, तो क्या है सिस्टम, एक बार आप tan अल्फा लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा h/a आ जाएगा। आ रहा है? हर एक बच्चा देखे, इसको हम 90 - अल्फा कर देते हैं और इसको अल्फा कर देते हैं, फिर दोनों फिगर से ये सेम चीज दिखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आंसर दोनों से सेम है, चाहे इसको अल्फा और उसको 90 माइनस अल्फा करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सेम आंकड़े आए, जैसे tan अल्फा बराबर h/a ही आए, उसके लिए मैंने काम किया है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद tan 90 माइनस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, h/b आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cot अल्फा, h/b हो जाएगा। समीकरण 1 और ये 2 है, समीकरण 1 गुणे 2 से, यहां अल्फा और 90 माइनस अल्फा बदल भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसको हमने इसलिए सेट कर दिया कि tan अल्फा बराबर h/a ही आए इस फिगर से भी, इसलिए हमने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 गुणे 2 से क्या हो जाएगा, tan अल्फा गुणे cot अल्फा बराबर h/a गुणे h/b, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा h स्क्वायर बराबर ab, तो बेटा h बराबर √ab, ये आंसर आ गया हमेशा, चाहे ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो, सेम है, आंसर सेम आएगा, चाहे जैसे करें आप। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, हर पेपर में एक बार नहीं बेटा नवीन, एक बार नहीं आया, अनेकों बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको ये गारंटी दी है कि आप चाहे सीडीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे एनटीपीसी का पेपर दीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस दीजिए, जितना हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा उससे एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, और एकदम शॉर्टेस्ट वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझ में आया आपको? वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये आपसे शिकायत रहेगी हमारी मरते दम तक, ये गलत है। राहुल सर की क्लास क्यों नहीं चल रही? चलेगी ना, क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी? तबीयत थोड़ी राहुल सर की आज खराब हो गई, तबीयत तो मेरी भी खराब है, मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा, मेरी भी तबीयत खराब है, लगातार फीवर है मुझे, और 2 दिन से लगातार ऐसा बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्लास लेनी है तो लेनी है। तो क्लास मैं इतना ही रखूंगा आज, और आंदोलन से जुड़े रहिए आप लोग, अपना एक ग्रुप बनाए रहिए और उस ग्रुप से जुड़े रहिए। ट्विटर से आप लोग जुड़ जाइए, जिन बच्चों को ट्विटर चलाना नहीं आता वो अब आना चाहिए, अब समय की मांग है कि आपको ट्विटर चलाना आए। ठीक है, तो हर एक बच्चा ट्विटर पे ट्वीट करता रहेगा, लगातार अपनी बात रखता रहेगा। अब इससे आसान आंदोलन का क्या माध्यम चाहिए बताइए? ना रोड पे है, ना आप कहीं भी हैं, सेफ हैं, घर में हैं, आराम से ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। और आज के समय में ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस समय में डायरेक्ट सीएम पीएम गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम मुझे ट्विटर दिखाई दे रहा है। मैं ट्विटर का पहले उतना लोड नहीं लेता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि है ट्विटर का लोड। तो इस बार जो हफ्ते भर पहले आप लोग का ट्विटर कैंपेन चला था, उससे समझ में आया कि हाँ निश्चित रूप से ट्विटर का लोड है। रिजल्ट का डेट आया, टेंटेटिव डेट, एग्जाम होने जा रहा है सीएचएसएल का, तो लगा कि ट्विटर में दम है। तो रोड पे अभी निकलने से बेहतर है, कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि कोई बच्चा रोड पे निकले, अपने घर से ही आप ट्वीट करिए, निश्चित रूप से आपकी बात डायरेक्ट सरकार तक पहुंच रही है। ऐसे फिजिकली तो आप अपनी बात डायरेक्ट पहुंचा नहीं पाएंगे ना, पीएम सर क्या या सीएम सर क्या नहीं पहुंचा पाएंगे ना। तो ट्विटर एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके माध्यम से आप अपनी बात ऊपर तक रख सकते हैं। हर एक बच्चा, देखिए आज के समय में ट्विटर चलाना मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं, याद रखिएगा बच्चों, जिसका ट्विटर पे अकाउंट नहीं, समझिए वो कहीं ना कहीं से पिछड़ेपन का शिकार है। जिसका ट्विटर पे अकाउंट नहीं वो पिछड़ेपन का शिकार है। तो पढ़े लिखे हैं आप लोग तो ट्विटर अकाउंट रखिए, फेसबुक अकाउंट भले डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सअप चलाना भले बंद कर दीजिए, लेकिन ट्विटर का अकाउंट रखिए आप लोग, उससे समय भी बर्बाद नहीं होता। ट्विटर पे कहाँ समय बर्बाद होता है। चलिए ओके, थैंक यू बच्चों, आज अब बस इतना ही, क्योंकि और भी काम है मुझे। कल मैं समय से रहूंगा, सारी चीजें कराई जाएंगी आपकी। ठीक है, ओके, थैंक यू।